तो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आज और एक वीडियो लेकर के। तो आज हम आपको बताने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो समुद्रगुप्त क्या था कि मैंने आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र था वो था समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के शासन में क्या क्या होता है वो सब आपको बताएंगे। तो पहले समुद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? पिता थे चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक। और इनकी माता थी माता कुमार देवी। कहीं कहीं इसको कुमारा देवी भी कुछ लोग मतलब बताते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। और फिर इसके बाद इनकी आती है पत्नी। जो पत्नी थी वो थी दत्त देवी। तो दत्त देवी थी। तो इनके पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। तो पुत्र कौन कौन थे? पहला था चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा पुत्र था रामगुप्त। तो रामगुप्त क्या था? ये बड़ा बेटा था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था वह छोटा बेटा था। तो अब इनकी थोड़ी सी कहानी बताते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें क्या था कि चंद्रगुप्त के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा गया था ना, स्वर्ण काल कहा गया था। तो उसी तरह से समुद्रगुप्त के भी जो इसका जो शासन था उसे भी भारत के लिए स्वर्ण युग कहा गया। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जो समुद्रगुप्त था ये बहुत ही उदार हृदय वाला था और युद्ध जब करता था तो ये दो नीतियों पर युद्ध करता था। पहला था प्रसरण बोधवरण और दूसरा था ग्रहण मोक्षनुग्रह। तो इसमें क्या होता था कि प्रसरण बोधवरण जो इसकी जो पहली नीति थी उसमें ये किसी भी राजा के ऊपर हमला करके, यानी किसी दूसरे राजा से जब युद्ध करते थे तो उसे पराजित करके उस पर विजय हासिल करके उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। लेकिन ये जो आपका जो ग्रहण मोक्षानुग्रह है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार वो जब युद्ध में जब अपने विरोधी राजा को जब हराते थे, यानी अपने सामने वाले राजा को जब ये हराते थे, तो उससे क्या करते थे? उसका साम्राज्य लेते नहीं थे, उसका साम्राज्य उसे वापस कर देते थे, बल्कि उसके बदले उससे कर लिया करते थे। तो इससे क्या था कि जो लोग जो इनके समक्ष नहीं आते थे उनके साम्राज्य को ये आप अपने मिला लेते थे, लेकिन जो हारने के बाद जो इनका अनुसरण कर लेते थे उनसे अपनी बात मनवाते थे। अगर जो मान लेता था उसे उसका साम्राज्य देकर उससे कर लेने लगते थे। तो इससे क्या हुआ? इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया था और इनका जो न्याय का जो सिस्टम था वो न्यायप्रिय थे। इसे उस समय में काफ़ी लोकप्रियता दी जाती थी। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक था और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर के पश्चिम में यमुना नदी तक था, ठीक। तो इतना इनका साम्राज्य का जो क्षेत्र था इतना था। तो ये इसलिए क्या था कि ये इनका एक मतलब उसमें इन्होंने प्रोत्साहित किया था किस चीज़ों को? कलाओं को। कला जैसे संगीत हो गया, नृत्य हो गया, कवि हो गए, इन सभी चीज़ों को ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देते थे। और इनकी एक मतलब एक परंपरा थी कि जब भी ये विजय होते थे तो एक घोड़े का बलिदान देते थे, ठीक ना। उस समय में समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। महाराजा धीराज का मतलब होता है राजाओं का राजा। तो उस समय में अब चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त खुद एक कवि और एक संगीतकार भी थे, जिसके लिए ये उन चीज़ों का समर्थन करते थे और उन चीज़ों को बढ़ावा देते थे। और इनके साम्राज्य में बहुत सारे कवि, संगीतकार और मतलब बुद्धिजीवी लोग, विद्वान लोग उपस्थित थे। तो अब इनके थोड़े से पुत्रों के बारे में जान लेते हैं। तो इनके जो पुत्र थे, इनका पुत्र जो पहला था ये रामगुप्त। तो रामगुप्त को इन्होंने अपने मतलब मृत्यु के बाद रामगुप्त को पहले शासन दिया था, यानी कि पहले इसे राजा घोषित किया। लेकिन
प्रजा को ये रास नहीं आया, मतलब ये पसंद नहीं था। तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त को मार करके शासन को स्वयं ले लिया, मतलब फिर ये राज करने लगा। और इससे पहले क्या था कि जितना भी इनका क्षेत्र था, जितना पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जितना साम्राज्य बनाया था, उस साम्राज्य को समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया था। क्यों? अपने इन दोनों नीतियों की वजह से इसके साम्राज्य का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था और इसका क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया था, जिससे कि मतलब इन्हें लोकप्रियता भी मिलती थी। और इनका जो न्याय करने का जो नीति था, जो करुण हृदय थी, ये काफ़ी दयावान और काफ़ी मतलब कठोर हृदय के थे। मतलब दयालु तो थे ही, साथ अपने चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कठोर थे। अपनी बात प्रेम से रखते थे, जो नहीं मानता था उस पर हमला करके अपने द्वंद्वियों को ख़त्म कर देते थे। और समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी हार का स्वाद नहीं चखा था, यानी कि कभी भी हार इन्हें नहीं मिली थी। तो ऐसी थी इनकी मतलब योग्यताएं इनकी ऐसी थी। और इस ये जो समुद्रगुप्त थे, इनके मतलब जो आसपास के जो देश थे उनसे भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा था, जिससे कि इन्हें सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता था। किसी भी चीज़ के लिए वो किसी के भी पास जाते थे तो उन्हें उन चीज़ों की मदद मिलती थी। और विद्वान भी भेजे जाते थे इनके पास विद्वान भी भेजे जाते थे, जिससे कि आपसी ज्ञान को भी ये लोग साझा करते थे और नीतियों को भी साझा करते थे। ये अपने साम्राज्य को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए दूसरे राजा से भी मदद ले लेते थे, यानी कि जानकारियाँ ज्ञान लेते थे दूसरे बुद्धिजीवियों से। क्योंकि साम्राज्य जैसे जैसे इनका बढ़ रहा था वैसे वैसे उसके स्तर के अनुसार इन्हें बदलाव भी करने पड़ते थे। तो अब जो भी था उस समय के क्या था कि समुद्रगुप्त उस समय अपने न्याय के लिए और अपने व्यवहार के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। और समुद्रगुप्त का जो चरित्र चित्रण जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उदार हृदय, ये सब जो भी है, तो उनके दरबार में एक संगीतकार, एक कवि थे, हरिशान। क्या? हरिशान नाम था उनका, हरिशान। उन्होंने अपने जो अपने कविताओं में जो वर्णन किया है उसके अनुसार ये चीज़ें मिली हैं। और इलाहाबाद के रॉक स्तंभ में इनके चरित्र का वर्णन है, इसके अनुसार ये सभी चीज़ें मिली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। और भी कुछ चीज़ें इनमें हैं, लेकिन इनसे कुछ जुड़ी हुई हैं जो हम अब आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।